आज टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड। इससे पहले हमने कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ा था, और कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बना था, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से पढ़ा था हमने कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है कोवेलेंट बॉन्ड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, एक एटम से दूसरे एटम तक कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, और उससे जो बॉन्ड बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड। सही है ना। जब हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे तब हम देख रहे थे कि आपस में दो इलेक्ट्रॉन के बीच में शेयरिंग हो रही थी, और वो शेयरिंग हो रही थी किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही तो एक दूसरे से शेयरिंग कर रहे थे। तो अगर px का इलेक्ट्रॉन था px ऑर्बिटल का तो वो x डायरेक्शन में, y का था तो y में, z का था z में। तो जब हम कोवेलेंट बॉन्ड पढ़ रहे थे तो वो डायरेक्शनल थे। यहाँ पर जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी डायरेक्शन में नहीं होगा। अगर किसी पे चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा किसी पर, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना लूज करेगा, कोई भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, या कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो वो उसके पूरी सरफेस पर ही आएगा, यानी पूरे एटम पे ही चार्ज आएगा, ये नहीं कि किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आए। तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा वो नॉन डायरेक्शनल होगा। कैसा होगा, नॉन डायरेक्शनल। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन लिख लो, द बॉन्ड फॉर्म्ड बाई complete transfer of electron from one atom to another atom। किसी एक एटम से दूसरे एटम में कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। पहली बात। दूसरी बात, ये जो आयनिक बॉन्ड होता है इट इज नॉन डायरेक्शनल, ये नॉन डायरेक्शनल होगा। आयनिक बॉन्ड होता है वो जनरली किस में मिलेगा, सॉलिड में, जनरली फाउंड इन सॉलिड, जनरली फाउंड इन सॉलिड एंड हैव क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। तो ये 3 पॉइंट है आयनिक बॉन्ड के। सबसे पहले तो आयनिक बॉन्ड कैसे बनेगा, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनेगा। दूसरी बात, नॉन डायरेक्शनल होगा। और तीसरी बात, जनरली मिलेगा सॉलिड में ही, और इसके पास कैसा होगा, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर होगा। ये सॉलिड स्टेट में हम पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। तो अब जो सॉलिड स्टेट है वो हमारे सिलेबस से हटा दिया गया है। इसके बाद जो अगली बात है वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी। जो अगला हेडिंग है वो है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी याद करो, इससे पहले हमने कोवेलेंसी पढ़ी थी, और कोवेलेंसी थी नंबर ऑफ मैक्सिमम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एन एटम। किसी एटम के द्वारा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाता है उसी को हम बोलते हैं कोवेलेंसी। जैसे कार्बन में तुमने पढ़ा था उसकी कोवेलेंसी थी 4, सल्फर में तुमने पढ़ा था उसकी कोवेलेंसी थी मैक्सिमम 6, ऑक्सीजन में मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी थी 2। इसके बाद हमने पढ़ा था क्लोरीन को, उसकी मैक्सिमम कोवेलेंसी थी 7। तो हमने अलग अलग पढ़ा था, अलग अलग एटम के लिए कोवेलेंसी निकाली थी। यहाँ पर इलेक्ट्रोवैलेंसी पढ़ने जा रहे हैं। इलेक्ट्रोवैलेंसी सिंपली जो 8th या 9th क्लास में जो वैलेंसी पढ़ते हैं वही है। आयनिक बॉन्ड के लिए वर्ड यूज कर देते हैं हम इलेक्ट्रो, अदरवाइज वैलेंसी वही है जो हम 9th 10th 11th में पढ़ते हैं। सही है ना। वैलेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम। किसी भी एटम के द्वारा जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन हो या लॉस हो उसी को क्या बोलते हैं हम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के दौरान जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड या लॉस किए हैं किसी एटम ने, वही उसकी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे सिंपल एग्जांपल है NaCl का। तो यहाँ तुम देखो NaCl एग्जिस्ट करेगा Na+Cl- में। अब देखो यहाँ सोडियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 1, और क्लोरीन ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, 1। तो यही इसकी क्या कहलाएगी, इलेक्ट्रोवैलेंसी। इसके अलावा अगर तुम MgCl2 का एग्जाम्पल देखो तो यहाँ देखो Mg एग्जिस्ट करेगा +2 में और Cl एग्जिस्ट करेगा माइनस में। इसने इलेक्ट्रॉन कितने लॉस किए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी कितनी हो जाएगी, 2। और यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन कितने गेन किए, 1, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितनी हो जाएगी, 1। इसके अलावा तुम एग्जाम्पल देखो AlF3 का। तो यहाँ तुम देखो एल्युमिनियम एग्जिस्ट करेगा +3 में और फ्लोरीन होगा -1 में। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए, 3, तो इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी कितनी हो गई, 3।
और यहाँ इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगी 1। देखो सोडियम जो है ना, इसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा तो ये आ जाएगा Na+ में, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। और जब इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p6, तो इस कॉन्फ़िगरेशन में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो बताओ, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है तो ये स्टेबल किस फॉर्म में होगा? +1 में। ऐसे ही अगर तुम मैग्नीशियम को देखो 12 इलेक्ट्रॉन है, अगर अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, और अगर 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। इसकी भी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2 2s2 2p6। तो बताओ यहाँ पर भी ऑक्टेट कंप्लीट है, देखो ना 2s2 2p6, यहाँ ऑक्टेट कंप्लीट है ना, ऑक्टेट कंप्लीट है, या इसी को कहते हैं हम नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसीलिए ये +2 में रहेगा। और ऐसे ही अगर तुम एल्यूमिनियम को देखो तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, 13 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 10 रह जाएंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। यही क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंसी। बहुत सिंपल है, जैसे पहले पढ़ा था वैसे ही यहाँ पर है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। अब सब जितने भी सेकंड ए के हैलाइड हैं, जितने भी सेकंड ए के हैलाइड हैं वो सब होते हैं आयनिक। सब कैसे होंगे? एक्सेप्ट बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम। बेरिलियम के जो हैलाइड होंगे BeF2, BeCl2, BeBr2 या BeI2, ये सब कैसे होंगे? कोवैलेंट। ये कैसे होंगे? कोवैलेंट। इसके अलावा सेकंड ए के जितने भी हैलाइड हैं वो सब के सब कैसे होंगे? आयनिक। ये याद रखना है तुम्हें। दूसरा पॉइंट ये याद रखना, अगर किसी भी कंपाउंड में कोई पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट है, किसी भी कंपाउंड में अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन प्रेजेंट है तो वो कंपाउंड हमेशा आयनिक होगा। वो कंपाउंड कैसा होगा? हमेशा आयनिक। तो इस पॉइंट को भी लिख लेना, कंपाउंड कंटेनिंग पॉली एटॉमिक आयन, पॉली एटॉमिक आयन इज ऑलवेज आयनिक। हमेशा कैसा होगा? आयनिक ही होगा। अब देखो ये पॉली एटॉमिक क्या होते हैं? एक से ज्यादा एटम। अगर एक से ज्यादा एटम हो, मोर देन 1 एटम हो, तो यही क्या कहलाएगा? पॉली एटॉमिक। देखो एग्जांपल, कार्बोनेट, फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट या नाइट्राइट, ये सब क्या है? पॉली एटॉमिक ही तो है। बोलो बोलो, इन सब में एक से ज़्यादा एटम है, एक साथ एटम है, तो ये क्या हो गया? पॉली एटॉमिक। सब पे चार्ज कैसा है? माइनस। कार्बोनेट पे -2, फॉस्फेट पे -3, सल्फेट पे -2। अब अगर किसी भी एटम के साथ ये पॉली एटॉमिक आयन रिएक्ट करे, और रिएक्ट करने के बाद जो कंपाउंड बना है वो कंपाउंड कैसा होगा? वो कंपाउंड हमेशा आयनिक होगा। जैसे मैग्नीशियम के साथ अगर कार्बोनेट रिएक्ट करे और ये बना ले मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो ये कैसा होगा? आयनिक होगा। इसके अलावा तुम देखो, अगर सोडियम के साथ नाइट्रेट रिएक्ट करें और बना ले सोडियम नाइट्रेट, तो ये भी कैसा होगा? आयनिक। अगर एल्युमिनियम के साथ फॉस्फेट रिएक्ट करे तो ये बना लेगा AlPO4। सही है ना? ये क्या बना लेगा? AlPO4। ये भी कैसा होगा? आयनिक। और अगर कैल्शियम के साथ फॉस्फेट रिएक्ट करे तो ये बनाएगा Ca3PO4 का होल ट्वाइस। ये भी कैसा होगा? आयनिक। ठीक है ना? तो ऐसे सारे कंपाउंड जिसमें पॉली एटॉमिक आयन हो, आयन कैसा हो? पॉली एटॉमिक, वो सब के सब क्या होंगे? आयनिक कंपाउंड ही होंगे। याद रखना, इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ एक एग्जांपल ले रहे हैं हम अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl। तो देखो ये जो क्लोराइड आयन है ये तो मोनो एटॉमिक है, एक ही है। तो मुझे बताओ ये कैसा होगा? ये आयनिक होगा या कोवेलेंट होगा? तो समझना ध्यान से, यहाँ पर NH4 अमोनियम किस में एग्जिस्ट करेगा? प्लस में, और Cl माइनस में। तो देखो ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवेलेंट। नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड कैसा बनेगा? कोवेलेंट। लेकिन ये ओवरऑल कैसा है? पॉजिटिव। ये कैसा है? निगेटिव। तो इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा? आयनिक बॉन्ड। और देखो मैंने तुम्हें बताया था, अगर कोई पॉली एटॉमिक आयन हो, वो कोई कंपाउंड बनाता हो, वो हमेशा कैसा होगा? आयनिक होगा। तो बताओ NH4Cl अमोनियम क्लोराइड भी कैसा हो जाएगा? आयनिक ही। अब इसके बाद हमें समझना है फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन।
फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो समझो, अब समझ में आ रहा है फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होंगे आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए। तो सबसे पहली बात देखो, बॉन्ड बनाने, अब यहाँ हम दो बातों को डिस्कस करेंगे। एक तो ये कि बॉन्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग बनेगा, बॉन्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग बनेगा और कहाँ जल्दी बनेगा। दो बातें हमें डिस्कस करना है इस टॉपिक में, कि एक तो बॉन्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग बनेगा वो डिस्कस करना है, दूसरा कहाँ जल्दी आयनिक बॉन्ड बनेगा वो डिस्कस करना है। तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें कि कहाँ बॉन्ड जल्दी बनेगा, तो मेरी बात समझना ज़रा ध्यान से। देखो आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए तुम्हें आयंस चाहिए, आयंस चाहिए। अब आयन एक तो होगा कैटायन और एक होगा एनायन। यानी अगर तुम्हें पहले किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल के उसे कैटायन बनाना है तो बताओ उसे कुछ एनर्जी देना पड़ेगी, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। तो मुझे बताओ जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो जल्दी कैटायन बनेगा, या जिसकी एनर्जी कम होगी आयनाइजेशन एनर्जी वो जल्दी कैटायन बनेगा। जिसकी एनर्जी कम होगी वो जल्दी कैटायन बनेगा। यानी तुम्हें यहाँ जो कैटायन चाहिए वो कैटायन चाहिए जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम। ऐसा एटम जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो, कम। तो अगर जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम है वो जल्दी से अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, और अपना इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो क्या बना लेगा, कैटायन। ठीक है ना। अब इसके बाद अगर कोई तुम एटम ले रहे हो, मान लो एन है एटम का नाम, और एन एटम ले रहे हो, अब इसको बनाना है एनायन। इसको क्या बनाना है, तो अगर ये एनायन बनना है तो ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, और इलेक्ट्रॉन ऐड होने पर जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं। तो जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी, जिसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छे से आयनायन बना लेगा। बस। और डेल्टा एच ई जी चाहिए ज़्यादा। अगर आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ज़्यादा होगी तो आयनिक बॉन्ड बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी आयनिक बॉन्ड बन। यहाँ पर कोई भी एटम था, इसको तुमने आयनाइजेशन एनर्जी दी, ये चेंज हो गया कैटायन में। और यहाँ एनायन था, इसमें तुमने एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया, और ऐड करने से जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को हमने बोला डेल्टा एच ई जी। अब देखो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना लेंगे, कंपाउंड। ये दोनों आपस में क्या बना लेंगे, मिलके कंपाउंड। और ये किस स्टेट में होगा, सॉलिड में। देखो जो एटम लिया था वो गैसियस में था, यहाँ भी तुमने एटम लिया था वो गैसियस में था। और यहाँ पर इन दोनों के बीच में जब अट्रैक्शन होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होगा तो इससे ये चेंज हो जाएंगे सॉलिड स्टेट में। तो यहाँ जो कंपाउंड बना, ये जो आयनिक कंपाउंड बना, ये किस स्टेट में बनेगा, सॉलिड स्टेट में। ये जो आयनिक कंपाउंड बना, अब ध्यान से सुनना। देखो ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, इन दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। और अट्रैक्शन होने के बाद यहाँ से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी। जब आपस में अट्रैक्शन होगा तो एनर्जी बहुत ज़्यादा रिलीज होगी, और उस एनर्जी को हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। ठीक है ना। ये जो एनर्जी रिलीज हुई है, द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक सॉलिड इज फॉर्म फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट आयन। जब एक मोल सॉलिड अपने कंस्टिट्यूएंट आयन से बनता है, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, लैटिस एनर्जी। इसके बाद जो हेडिंग है वो है लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी क्या होती है समझना। जब कभी भी कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से एक मोल सॉलिड बने, एक मोल क्या बने, सॉलिड, किससे, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से, उस दौरान जो एनर्जी रिलीज होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी। तो इसी को लिखो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ionic solid is formed from its constituent ions. constituent ions समझना, जैसे ये कोई आयन है M+ और दूसरा X-, इससे जो कंपाउंड बनेगा MX बनेगा सॉलिड, ये आयनिक होगा।
इस दौरान, इस कंपाउंड बनने के दौरान 1 मोल की बात चली यहाँ, 1 मोल, इस दौरान जो एनर्जी निकलेगी उसी एनर्जी को हम क्या बोल रहे हैं, लैटिस एनर्जी। अच्छा मुझे ये बताओ, जब इसी सॉलिड को, इसी mx को 1 मोल ले लें हम, और इसी सॉलिड को जब हम तोड़ें अपने कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में, इसको अगर हमें तोड़ना हो इसके कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में, तो बताओ अब एनर्जी हमें देना पड़ेगी। जब ये बन रहा था, जब कॉन्स्टिट्यूएंट आयन से सॉलिड बन रहा था, तब एनर्जी रिलीज हो रही थी। अब इसी सॉलिड को जब तोड़कर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन में चेंज करोगे तो एनर्जी देना पड़ेगी, एनर्जी देना पड़ेगी। तो वो एनर्जी भी क्या कहलाएगी, लैटिस एनर्जी। उस एनर्जी को भी क्या बोलोगे, लैटिस एनर्जी। तो इसकी 2 डेफिनेशन है, एक तो ये, दूसरी तुम ऐसे भी लिख सकते हो, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, the amount of energy required to convert 1 mole of ionic solid into its constituent ions। इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में एनर्जी पढ़ते हैं, और एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, K(Q1 Q2 अपॉन R)। इसका मतलब एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस के। यही पढ़ते हैं। यहाँ भी तो एनर्जी ही है, ये लेटेस्ट एनर्जी है। अभी आगे और हम हाइड्रेशन एनर्जी पढ़ेंगे, तो यहाँ भी एनर्जी है। तो ये एनर्जी भी किस पर डिपेंड करेगी, चार्ज पर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी डिस्टेंस के। और यहाँ डिस्टेंस क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। यहाँ डिस्टेंस क्या होगी, रेडियस। तो देखो लिखो जरा इसे, तो देखो लेटिस एनर्जी is directly proportional to the charge of ion। अब ये चार्ज कुछ भी हो सकता है, कैटाइन भी हो सकता है और एनाइन भी हो सकता है, और हम लिखेंगे लैटिस एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ आयन। अब ये चाहे कैटाइन हो चाहे एनाइन, ठीक है ना। लैटिस एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी साइज के या रेडियस के। बात समझ में आ रही, या यहाँ तुम साइज कह लो या क्या कह लो, रेडियस बात एक ही है। अब देखो इसमें सबसे पहले हम एग्जांपल ले लें, NaF, NaCl, NaBr, NaI, ठीक है ना। देखो अब यहाँ हमें लेटेस्ट एनर्जी का ऑर्डर देखना है। तो मुझे बताओ सोडियम सब में कॉमन है, सोडियम सब में कॉमन है, तो सोडियम को हटा दो। यहाँ अलग क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ये देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब जब चार्ज निकालोगे तो फ्लोरीन पे -1, क्लोरीन पे -1, ब्रोमीन पे -1, आयोडीन पे भी -1। यानी जो पहली कंडीशन थी चार्ज वाली, वो तो दोनों में सेम आ गई। अब इसके बाद हम साइज की बात करेंगे। साइज तो तुम्हें मालूम है आयोडीन का साइज ज़्यादा है, आयोडीन का साइज ज़्यादा, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। और फ्लोरीन का साइज कम है, तो लेटेस्ट एनर्जी क्या हो जाएगी, ज़्यादा। यानी फ्लोरीन का साइज सबसे कम, उसके बाद क्लोरीन का, उसके बाद ब्रोमीन का, उसके बाद आयोडीन का। तो लेटेस्ट एनर्जी भी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, NaCl की, फिर NaBr की, फिर NaI की, ठीक है ना। बोलो ये बात समझ में आ गई। दूसरा एग्जांपल देखो, LiF, NaF, इसके बाद तुम देखो KF और RbF। अब यहाँ देखो, यहाँ एनाइन सेम है, एनाइन सेम है ना, कैटाइन डिफरेंट है। तो कैटाइन में तुम देखो इस पर चार्ज कितना होगा, +1, इस पर भी +1, इस पर भी +1 और इस पर भी +1, चार्ज भी सेम है। अब यहाँ सॉल्व किससे करेंगे हम, यहाँ भी हम सॉल्व कर लेंगे साइज से। तो देखो साइज सबसे कम है लिथियम का, तो सबसे ज़्यादा लेटेस्ट एनर्जी भी किसकी हो जाएगी, लिथियम की। फिर उसके बाद NaF, फिर KF, फिर। अब इसके बाद एक और एग्जांपल समझो, NaF, MgF2 और AlF3। यहाँ भी देखो सब में एनाइन कॉमन है, F, यहाँ भी F, यहाँ भी F। लेकिन देखो यहाँ सब में कैटाइन डिफरेंट है,
और कैटाइन डिफरेंट के साथ साथ अलग अलग ग्रुप के भी हैं, फर्स्ट ए का है, सेकंड ए का है और थर्ड ए का है। सोडियम पे चार्ज होता है +1, मैग्नीशियम पे +2, एल्युमिनियम पे +3। तो मुझे बताओ चार्ज किस में ज़्यादा है, एल्युमिनियम में चार्ज ज़्यादा। तो एल्युमिनियम का अगर चार्ज ज़्यादा, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना चार्ज ऑफ द आयन, तो चार्ज ज़्यादा लैटिस एनर्जी भी ज़्यादा। सही है ना, बोलो। इसके बाद एक और एग्जांपल दे रखा है MgF2 और Na2O। ठीक है, हम चार्ज देखते हैं। चार्ज तो यहाँ देखो सोडियम पे +1, ऑक्सीजन पे -2, यहाँ मैग्नीशियम पर +2 और फ्लोरीन पे -1। तो हम अब देखो यहाँ ना तो कैटाइन कॉमन है ना एनाइन, दोनों डिफरेंट है ना, तो अब हम दोनों का चार्ज चेक करेंगे। तो देखो इसका चार्ज का प्रोडक्ट निकालो 1 × 2, ये तो आ गया 2, और यहाँ भी देखो 1 × 2, यहाँ भी चार्ज कितना आ गया 2। दोनों जगह चार्ज सेम, दोनों जगह चार्ज क्या हो गया सेम। यानी अब चार्ज के हिसाब से तो लेटेस्ट एनर्जी बता नहीं सकते। तो अब हम चलेंगे साइज की तरफ। तो देखो ये सोडियम जो है Na+ की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा और ऑक्सीजन O2- की फॉर्म में। यहाँ देखो मैग्नीशियम Mg+2 की फॉर्म में और फ्लोरीन F- की फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। तो तुम्हें मालूम है देखो Na+, Mg2+, चाहे O2- और F-, ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। जरा इन्हें ध्यान से देखो, पीरियोडिक टेबल में हम पढ़ चुके हैं, ये चारों के चारों आइसो इलेक्ट्रॉनिक है और इन सब में 10-10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो मैंने तुम्हें एक ऑर्डर बताया था कि जब भी तुमसे रेडियस का ऑर्डर पूछे तो कहना एनाइन की रेडियस, आयनिक रेडियस सबसे ज़्यादा, इसके बाद न्यूट्रल आएगा और इसके बाद कैटायन आएगा। और आयनिक में भी मैंने तुमसे बताया था चार्ज जितना ज़्यादा, नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा, साइज उतना ज़्यादा। और कैटायन में मैंने तुम्हें बताया था चार्ज जितना ज़्यादा, साइज उतना कम। तो ज़रा कैटायन को ज़रा चेक करो, तो यहाँ पर +1 है, यहाँ +2 है, इसका मतलब मैग्नीशियम Mg+2 ये कैसा होगा, छोटा, साइज में ये छोटा होगा, ये साइज में बड़ा होगा। एनाइन का मैंने बताया था चार्ज ज़्यादा, साइज ज़्यादा। तो O2 पे यहाँ देखो 2- पे चार्ज ज़्यादा है ना, यहाँ 2- का चार्ज है, यहाँ 1- का चार्ज है, यहाँ चार्ज ज़्यादा, तो साइज इसका ज़्यादा, इसका साइज कम, तो यहाँ इसका साइज कम होगा। यानी इसका साइज इससे ज़्यादा, इसका साइज इससे ज़्यादा। तो ज़रा इस वाले में देखो चार्ज दोनों में सेम है ना, लेकिन साइज किस में कम है, MgF2 वाले में साइज कम है, तो लैटिस एनर्जी भी इसकी ज़्यादा हो जाएगी। इसके बाद टॉपिक समझो बॉर्न-हैबर साइकिल। बॉर्न-हैबर साइकिल एनसीईआरटी में ये दे रखा है, क्वेश्चन नहीं आता इससे, लेकिन बहुत कम क्वेश्चन, एक आधी बार का भी क्वेश्चन नीट में पूछा है, लेकिन एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो बॉर्न-हैबर साइकिल जो है वो बताती है कि आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं, आयनिक कंपाउंड कैसे बनेंगे उसके बारे में बताएगा। अब आयनिक कंपाउंड कई टाइप के होते हैं, देखो MX टाइप का भी बन सकता है, MX2 भी बन सकता है, MX3 भी बन सकता है, या फिर M2X, या कह लो M3F2, यहाँ तुम कह सकते हो M3X2, कई टाइप का कंपाउंड बनता है। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ बॉर्न-हैबर साइकिल पढ़नी है MX टाइप के एग्जाम्पल के लिए, MX टाइप के लिए पढ़ना है सिर्फ, इन सब के लिए हमें नहीं दे रखा है तो हम नहीं पढ़ेंगे। तो देखो आयनिक कंपाउंड बनेगा कैसे, ये समझना ध्यान से, ध्यान से समझना। ये कोई भी एटम है और ये एटम है अपनी सॉलिड स्टेट में, कौन सी स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में। तो देखो पहले तो तुम्हें इसे क्या देना पड़ेगी, एनर्जी, और एनर्जी देने के बाद इसे किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, गैसियस स्टेट। तो सॉलिड से जब गैसियस में कन्वर्ट करोगे तो जो एनर्जी देना पड़ेगी उसी को हम बोलते हैं सब्लिमेशन एनर्जी। अब देखो यहाँ से तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे, यहाँ से क्या करोगे, इलेक्ट्रॉन निकालोगे, और ये क्या बन जाएगा, कैटायन। ये क्या बना, कैटायन। आयनिक बॉन्ड अगर तुम्हें बनाना है तो सबसे पहले कैटायन बनाना पड़ेगा। तो ये कोई भी एटम है, ये एटम अपनी सॉलिड स्टेट में है, तो पहले उसे गैसियस में लाओगे, क्योंकि तुमने आयनाइजेशन एनर्जी की डेफिनेशन पढ़ी है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। किसी आइसोलेटेड गैसियस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी, उसी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। तो पहले तुमने किस में चेंज किया, गैसियस में, इसके बाद इसकी तुमने इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है ना। अब इसके बाद यहाँ से तुम जब एनाइन बनाओगे, तो एनाइन जब भी बनाओगे तो देखो वो अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होगा। जनरली नॉन मेटल वही एनाइन बनाते हैं, और नॉन मेटल जनरली अपनी मॉलिक्यूलर फॉर्म में होते हैं। तो यहाँ पहले तुम्हें इसका बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और इसका बॉन्ड तोड़ने के बाद इसे किस में चेंज कर देना पड़ेगा, इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, एटम में। तो बॉन्ड तोड़ने के लिए जो एनर्जी देते हैं उसको हम बोलते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अब देखो दो बॉन्ड तोड़ रहा है ना,
एक्स और एक्स के बीच में बॉन्ड तोड़ रहा है, और यहाँ हम पढ़ किसके बारे में एम एक्स टाइप, यानी सिर्फ एक्स के बारे में। तो जो भी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है उसका हाफ कर दोगे, यानी यहाँ पर हाफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी देना पड़ेगी। बोलो अब इसके बाद यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी, यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी और ये चेंज किस में हो जाएगा, एनायन में। और जो एनर्जी रिलीज हुई उसी को क्या बोलोगे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डेल्टा एच ई जी। अब देखो एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक के ऊपर नेगेटिव चार्ज, दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और इसी से क्या बन जाएगा, आयनिक कंपाउंड। इसी से क्या बनेगा, आयनिक कंपाउंड। और यहाँ जो एनर्जी रिलीज होगी उसे क्या बोलोगे, लैटिस एनर्जी। तो एक आयनिक बॉन्ड बनने में देखो क्या क्या होता है, मेटल पहले चेंज होगा सॉलिड से गैसियस में, फिर कैटाइन में। यहाँ देखो पहले बॉन्ड टूटेगा, इसमें चेंज होगा ये अपने गैसियस एटम में, इसके बाद ये चेंज होगा एनाइन में, और इसके बाद दोनों किस में चेंज हो जाएंगे, ये आयनिक कंपाउंड में। और यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी वो लैटिस एनर्जी कहलाएगी। अब यहाँ चेक करो जरा कि एनर्जी एब्जॉर्ब कहाँ कहाँ हुई है, एनर्जी की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ी है, ये देखो ज़रा। बोलो यहाँ से यहाँ गए, सॉलिड से गैस में गए तो सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ी, यानी यहाँ भी एनर्जी एब्जॉर्ब हुई। फिर यहाँ भी हमें एनर्जी देना पड़ी, जब आयनाइजेशन एनर्जी की बात आई यहाँ आयनाइजेशन एनर्जी, तो यहाँ भी एनर्जी देना पड़ी। तो बताओ इसको भी ऐड कर दोगे। इसके बाद जब इस बॉन्ड को तोड़ा तब भी एनर्जी देना पड़ी, तो ये एनर्जी तो क्या हो गई, जो ज़रूरत पड़ी थी, रिक्वायर्ड थी। अब बताओ यहाँ रिलीज कितनी हुई है, एनर्जी रिलीज क्या हुई है। तो जब तुम रिलीज में देखोगे तो दो ही एनर्जी हैं, एक तो डेल्टा एच ई जी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होती है, जनरली रिलीज होती है, और दूसरी क्या है, लैटिस एनर्जी। लेकिन ये जो लैटिस एनर्जी होगी इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा, इसका अमाउंट बहुत ज़्यादा होगा। तो जब तुम नेट एनर्जी निकालोगे, यहाँ पर हेस लॉ लगाओगे थर्मोडाइनमिक्स का, तो जो नेट एनर्जी निकालोगे, नेट गेन निकालोगे, नेट एनर्जी वो कैसे निकालोगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब माइनस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। यानी यहाँ क्या कर दोगे, एस ई प्लस आई ई प्लस हाफ बी डी ई, और घटा दोगे किससे, डेल्टा एच ई जी और एल ई। जब एम एक्स टाइप का पढ़ते होंगे हम, एम एक्स टाइप का, तब इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी। बात समझ में आ रही है, इन दोनों की वैल्यू इससे ज़्यादा। तो जो हमारे पास नेट आएगा एनर्जी आएगी वो आएगी निगेटिव, और अगर निगेटिव आई है इसका मतलब एनर्जी की हीट क्या हुई है, रिलीज्ड, या एनर्जी क्या हुई है, रिलीज्ड।